जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स का ये पहला क्लास है और आज इसके अंतर्गत हम समझने वाले हैं सेक्टर्स क्या चीज होते हैं। जो भारतीय अर्थशास्त्र के जनक हैं उनका नाम है एम विश्वेश्वरैया और जो विश्व अर्थशास्त्र के जनक हैं उनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जी का एक बुक है, उसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये प्रकाशित हुआ था 1776 में। अब हम समझते हैं हमारे देश के जो पैसे हैं वो आने के जो सोर्स हैं उसे हम समझते हैं सेक्टर के जरिए। ये जो सेक्टर होता है, सेक्टर का हिंदी शब्द होता है क्षेत्रफल होता है। इस सेक्टर को तीन भागों में बांटा जाता है। पहला हम बांटते हैं नेचर यानी कि स्वभाव के आधार पर, और दूसरा हम बांटते हैं टर्म यानी शर्त के आधार पर, और तीसरा जो होता है ऑनर यानी स्वामित्व के आधार पर। ये जो पहला है नेचर यानी स्वभाव के आधार पर जो सेक्टर्स हैं, वो पहला होता है प्राथमिक सेक्टर, यानी कि इसको भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला होता है प्राथमिक सेक्टर यानी कि प्राइमरी सेक्टर, दूसरा होता है द्वितीयक सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा होता है तृतीयक सेक्टर यानी कि इसे हम इंग्लिश में कहते हैं टर्सरी सेक्टर। उसके बाद जो टर्म्स यानी शर्त के आधार पर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। संगठित को हम ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं और जो असंगठित है उसे हम अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कहते हैं। ऑनर जो स्वामित्व के आधार पर होता है वो मेनली दो ही होता है, लेकिन दो और भी इसी में आ जाता है। एक होता है सहकारी यानी कि सार्वजनिक, इसमें जो गवर्नमेंट चीजें होती हैं वो सरकारी यानी कि सार्वजनिक में आ जाता है। उसके बाद एक आता है निजी यानी कि प्राइवेट, जो चीजें होती हैं वो होता है निजी में। उसके बाद संयुक्त सेक्टर एक होता है और एक होता है सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, अब हम इन तीनों भागों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले स्थान पर आता है प्राथमिक यानी कि प्राइमरी सेक्टर। इसमें आदमी ज्यादा लगते हैं और पैसा कम मिलता है। ये नेचर पर डिपेंड होता है यानी कि प्रकृति पर निर्भर होता है। जैसे खेती हो गया, पशुपालन हो गया, कुत्ता पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, बत्तख पालन हो गया। इसके अंतर्गत खनन भी आ जाता है, जैसे सोने का खनन हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, कोयला हो गया। ये जो खनन की चीजें होती हैं ये प्रकृति पर निर्भर होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि जहां मन वहीं खोद दिए आप, वहीं पर सोना चांदी निकल जाएगा। तो ये प्रकृति पर निर्भर होता है। दूसरे स्थान पर आता है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। इसमें मेनली निर्माण और विनिर्माण को रखा जाता है। जैसे निर्माण मतलब कोई चीज बनाना हो गया, और विनिर्माण जैसे कोई चीज आप बनाए हैं और वो खराब हो गया तो उसका विनिर्माण यानी कि पुनर्निर्माण भी इसी के अंतर्गत आता है। इसमें मेनली कारखाना आ जाता है। अब कारखाने में जो चीजें बनती हैं वो सब किस में चला जाता है, द्वितीयक सेक्टर। जैसे चिप्स बनाना हो गया, आटा चक्की हो गया, उसके बाद बड़ी बड़ी जो स्टील वगैरह जो बनाए जाते हैं, यानी कि मेनली जो कारखाने होते हैं वो किसमें आ जाते हैं, विनिर्माण में। इसमें टॉफी बिस्कुट जो भी कंपनियां हैं वो आ जाता है द्वितीयक सेक्टर। अब यानी कि अब तीसरा होता है तृतीयक यानी कि टर्सरी सेक्टर। इसे हम सेवा यानी कि सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। किसको, तृतीयक सेक्टर को हम सर्विस यानी कि सेवा सेक्टर भी कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें सेवा होता है। सेवा के अंतर्गत हम परिवहन को समझते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कृषि में अगर हम समझे, जो आलू है, आलू उत्पादन हुआ, ये नेचर पर डिपेंड है, वो चला जाएगा प्राथमिक सेक्टर में। लेकिन उसका चिप्स बना देना है, चिप्स कंपनी में बन गया तो कंपनी जो चिप्स बना रही है वो चला जाएगा द्वितीयक सेक्टर में। लेकिन आलू किसान के यहाँ से पैदा हुआ, अब उस आलू को किसान के यहाँ से ट्रक के जरिए हम ले जाते हैं कंपनी में, तो वो जो ट्रक है वो परिवहन का काम कर रहा है। यानी कि एक प्रकार से क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। ना तो वो पैदा किया ना तो बनाया, वो क्या किया, सेवा किया। तो परिवहन को हम रखते हैं टर्सरी यानी तृतीयक सेक्टर में। जितनी नौकरियां हैं, अब चाहे वो सरकारी जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो,
वो सभी किस में चले जाएंगे, टर्सरी सेक्टर में। संचार में जैसे कम्युनिकेशन, जैसे जियो वगैरह जो भी नेटवर्क वगैरह हो जाते हैं, संचार जो चीजें हैं, सैटेलाइट वगैरह, वो किस में चले जाते हैं, तृतीयक सेक्टर में चले जाते हैं। बैंक भी जो होता है वो तृतीयक सेक्टर में जाता है, क्योंकि जो बैंक होता है वो किसी चीज का उत्पादन वगैरह नहीं करता है, वो प्रकृति पर डिपेंड नहीं है, वो क्या करेगा, सेवा ही कर रहा है। जब कस्टमर जाता है तो उसका सेवा ही होता है बैंक में, उसके काम को किया जाता है। बैंक हो गया। शिक्षा हो गया, जो शिक्षा देने का काम है, यानी कि जो टीचर होते हैं वो भी किस में आ जाते हैं, टर्सरी यानी कि तृतीयक सेक्टर में। इसमें नेता हो गया, बिजनेसमैन लोग हो गए, वैज्ञानिक हो गया, हीरो हो गया, और भी जो सेवा की जो, यानी कि इसको आप पता, मतलब किसी भी चीज को बोलने से ही पता चल जाएगा। जैसे टीचर, हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल क्या है, वो एक सेवा कर रहे हैं। आपको कोई चोट लग गया, कुछ भी हो गया, तो आप वहां जाते हैं, वहां पर आपका ट्रीटमेंट हो जाता है, यानी कि सेवा हो जाता है। तृतीयक सेक्टर में जो होता है, इसमें देखो, प्राथमिक सेक्टर में आदमी ज्यादा पैसा कम, इसमें क्या होता है कि आदमी कम लगता है और पैसा ज्यादा मिलता है तृतीयक सेक्टर में। अब हम समझते हैं टर्म यानी शर्त के आधार पर सेक्टर। पहला होता है संगठित सेक्टर। संगठित सेक्टर में जो काम करने का टाइमिंग होता है वो फिक्स होता है, सैलरी जो होता है वो फिक्स होता है, अवकाश यानी कि जो छुट्टियां होती हैं वो भी फिक्स होते हैं, और जो जॉब से निकालने के टर्म्स एंड कंडीशन भी होता है। इसमें मेनली बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, जैसे टाटा हो गया, बिरला हो गया, जियो हो गया, आयरन एंड स्टील कंपनी होगी। इसके जो बड़ी बड़ी जो, यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यहाँ पर ये सारे चीज लागू होते हैं। इसमें सरकारी नौकरी भी आ जाता है, उसमें भी टर्म्स और कंडीशन सब कुछ होता है। सरकारी जो कंपनियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, ये सब किस में चले जाते हैं, संगठित क्षेत्र में चले जाते हैं। अब जो असंगठित सेक्टर होता है, इसमें जो जो चीजें फिक्स होता है, इसमें वही चीजें फिक्स नहीं होता है। जैसे काम करने का जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं रहेगा, सैलरी फिक्स नहीं रहेगा, अवकाश कब छुट्टी रहेगा ये भी फिक्स नहीं रहेगा। और इसमें मेनली आ जाता है कृषि हो गया और दुकान। दुकान में कई चीजें होती हैं, दुकान जब मर्जी बंद कर दो, जब मर्जी चालू कर दो। कृषि भी जब तक मन है आप काम कीजिए, जब तक मन है नहीं कीजिए। अगर हम देखते हैं संगठित क्षेत्र में, तो संगठित क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो रोजगार दिया है वो रेलवे ने दिया है, और असंगठित क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा रोजगार दिया है वो कपड़ा उद्योग ने दिया है। अब हम समझते हैं ऑनर यानी स्वामित्व के आधार पर सेक्टर। पहला होता है सरकारी यानी कि सार्वजनिक सेक्टर। इसमें मेनली सरकारी कंपनियां और नौकरियां आ जाता है। दूसरे स्थान पर आता है निजी यानी प्राइवेट सेक्टर। इसमें प्राइवेट कंपनियां आ जाती हैं, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया। इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जो मालिक होते हैं उसमें कम से कम जो मालिक होने चाहिए वो 2 होने चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा जो मालिक होते हैं वो 200 होते हैं, मतलब 2 और 200 के बीच में मालिक इसमें होते हैं। उसके बाद एक होता है लिमिटेड कंपनी, इसे हम पब्लिक लिमिटेड भी कहते हैं। इसमें जो मालिकों की संख्या होती है वो 200 से ज्यादा होता है। उसके बाद तीसरे स्थान पर हम पढ़ते हैं संयुक्त सेक्टर। इसे हम अर्ध सरकारी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सरकार प्लस निजी यानी प्राइवेट व्यक्ति भी शामिल होता है, दोनों मिल के काम करते हैं। जैसे टाटा कंपनी हो गया और सरकारी कंपनी कोई है, उससे टाई अप करके अगर कोई काम कर रहा है तो वो क्या हो गया, संयुक्त सेक्टर हो गया। ठीक है, तो संयुक्त सेक्टर आपको समझ में आ गया। तो संयुक्त सेक्टर में सरकारी प्लस निजी यानी प्राइवेट व्यक्ति दोनों मिलके काम करते हैं। इसे हम पीपीपी भी कहते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसे हम जॉइंट वेंचर भी कहते हैं, यानी कि जेवी भी कहते हैं। अब देखो, जब सरकारी यानी कि सरकारी कंपनी यानी कि सरकार और किसी प्राइवेट कंपनी से जब कोई काम दोनों साथ में करते हैं तो इन दोनों के बीच में एक एमओयू साइन होता है, जिसे हम फुल फॉर्म एमओयू का होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जैसे रसिया हो गया यानी कि रूस हो गया और भारत हो गया, S-400 मिसाइल को लेकर क्या हुआ था, एमओयू होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया। और भी जब हम लोग किसी अन्य व्यक्तियों से यानी कि प्राइवेट सरकार जब किसी दूसरे व्यक्ति से जब मतलब मिल के काम करती है या मिल के कुछ बनाती है
तो उसमें क्या होता है, MU साइन होता है। उसके बाद चौथे स्थान पर आ जाता है सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव सेक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें सरकार ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें छोटी मोटी कंपनियां आ जाती हैं, ज्यादातर इसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं होता है। जैसे छोटे उद्योग आ जाते हैं, जैसे सुधा डेयरी हो गया, अमूल दूध हो गया, उसके बाद और भी चीज हो गया, मत्स्य पालन हो गया, पशुपालन हो गया, तो ये सारी चीजें छोटे चीज आ जाते हैं। तो छोटे उद्योग और कृषि के लिए यानी किसानों के लिए जो कोऑपरेटिव होती है वो कई सारी स्कीम लाती है, सरकार कोऑपरेटिव के तहत कई सारी स्कीम लाती है और इसके लोन देने की भी व्यवस्था किया गया है। तो कोऑपरेटिव कंपनियों यानी छोटे उद्योग के लिए जो लोन दिया जाता है उसके लिए एक होता है कोऑपरेटिव बैंक। ये जो कोऑपरेटिव बैंक होता है वो छोटे उद्योगों के लिए क्या देता है, लोन देता है। जैसे आपको मत्स्य पालन करना है, बत्तख पालन करना है, अमूल डेयरी वगैरह जो है ये कोऑपरेटिव ही हैं, तो इसका मतलब छोटे उद्योग इसमें आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।